नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर छपरा से है, जहां मशरक में फिर शराब कांड हुआ है। बताया जा रहा है कि शराब पीने से 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग की आंख की रोशनी चली गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम इब्राहिमपुर गांव रवाना हुई है। एसपी कुमार आशीष खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इब्राहिमपुर गांव में शराब पीने से 3 लोग की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 की आंख की रोशनी चली गई है। इससे पहले भी मशरक में 2022 में शराब कांड हुआ था, जिसमें 38 लोग की मौत हो गई थी। शराब कांड के सामने आने के बाद छपरा और सिवान पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है और प्रभावित इलाके में छापेमारी के लिए जुटी हुई है। और देखिए, इस घटना के बाद से एक बार फिर से सवाल और न्यूज़ 18 पूछता है कि शराब से मौत का जो सिलसिला है वो रुक क्यों नहीं रहा है। और सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि रोक के बाद भी कैसे शराब की बिक्री हो रही है। और सवाल ये भी कि 2022 का जो शराब कांड सामने आया था, उसके बाद भी प्रशासन कैसे नहीं जागा, क्यों नहीं जागा। अवैध शराब बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगी। और सवाल यह भी है कि मौत के बाद छापेमारी क्या सिर्फ आई वॉश नहीं है। शराब को लेकर के प्रशासन क्यों सजग नहीं है। और सवाल यह भी है कि कब तक शराब से लोगों की मौत होती रहेगी। शराब माफिया पर कार्रवाई कब होगी। और सवाल यह भी कि चुनाव से पहले शराब कांड कहीं साजिश तो नहीं। संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, अभी इस मामले में अपडेट क्या है, क्योंकि लगातार मौत लोगों की हो रही है इसे शराब पीने से। प्रशासन की कार्रवाई कितने आगे बढ़ी? देखिए, प्रशासन की प्राथमिकता जो बीमार लोग हैं उनके इलाज कराने की है, वही दिख रही है। अस्पताल को पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। डॉक्टर यहाँ मौजूद है। डॉक्टरों ने दोनों जो पेशेंट्स आए हैं, शमशाद और मुमताज, दोनों का इलाज शुरू कर दिया है। एक इस्लामुद्दीन है जो बीती रात जिनकी मौत हो गई है, उनके शव को पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। गांव वाले शव को लेकर के भाग गए थे और उनके शव को भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि मौत के कारणों का असली वजह क्या है। हालांकि डीएम से भी हमारी बात हुई है। डीएम ने कहा है कि अभी शराब से मौत कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है प्रशासन इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो पेशेंट्स आए हैं अस्पताल में, उन्होंने डॉक्टरों से जो बात की, डॉक्टर ने जो बात की है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2 दिन पहले उन लोगों ने शराब ला करके सेवन किया था। जो इस्लामुद्दीन है वही शराब लेकर के आया था और उसने ही शराब सबको दी थी पीने के लिए। मछली की पार्टी भी की गई थी और मछली पार्टी के बाद जो शराब उन लोगों ने पिया, तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन तो सभी लोग अपने घर में किसी तरह से रहे, लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तो आज वो लोग अस्पताल लेकर के गए हैं, मशरक पीएचसी, जहां से डॉक्टरों ने उनको छपरा रेफर कर दिया है। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये जो इलाका है वो सिवान से सटा हुआ इलाका है। इब्राहिमपुर का भगवानपुर थाना सिवान में पड़ता है। वहाँ भी 2 लोगों की मौत की खबर आई है। हालांकि वहाँ भी पुष्टि नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर ऐसे जब मामले आते हैं तो उन्हें संदिग्ध मौत ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं होती है हम साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं कि शराब से मौत हुई है। ये सरकारी भाषा जरूर है, लेकिन जो पीड़ित आ रहे हैं उनके बाइट मेरे पास है, उन लोग साफ तौर पर कह रहे हैं उन लोगों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। तो ये मामला, ऐसे मामले छपरा में पहले भी आ चुके हैं सामने। वहाँ मशरक इलाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी पूरे आसपास के एरिया में। मकेर में इलाके में भी बड़ा शराब कांड हो चुका है छपरा में। तो शराब कांड को लेकर छपरा पहले से ही सेंसिटिव रहा है और पुलिस की लगातार कार्रवाई भी होती रही है। मैं बता दूं कि छपरा वो जिला है जहां सबसे अधिक शराब बरामद की जाती है बिहार में। तो कहीं ना कहीं एक मामला जरूर आ रहा है कि इसमें शराबबंदी के बावजूद शराब जिस तरह से आ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं। जी, अभी मृतकों की पहचान किस रूप में की गई है? उनके परिवार वालों से कुछ बातचीत? जी बिल्कुल, इस्लामुद्दीन है जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, मशरक के इब्राहिमपुर गांव के ही रहने वाले हैं। और ये जो दोनों लोग थे उनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार हैं। हालांकि ये लोग भी साथ में काम करने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग शराब सिवान के किसी एरिया से लेके आए थे। हालांकि कहाँ से इब्राहिम लेके आया, चूंकि उसकी मौत हो गई है, वो कहाँ से ले आया शराब उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन कहीं काम करने गए थे, वहाँ से ये लोग शराब लेकर के आए थे, फिर मछली बनाया, फिर मछली के साथ शराब इन लोगों ने पिया था और इसी में इनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति जो इस्लामुद्दीन है उसकी मौत हो गई है और 2 लोग जो शमशाद और मुमताज है उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर दोनों का इलाज कर रहे हैं। दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो निश्चित तौर पर शराब से जो भी मामले सामने आते हैं उसका प्रारंभिक लक्ष्य नहीं होता है कि आंख की रोशनी चली। चलिए संतोष, आपके पास आएंगे। और देखिए, इस घटना के बाद से कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है, बयान सामने आए हैं, वो आपको पहले सुनाते हैं। शराब मिला शराब, सर हमको ये नहीं मालूम शराब कहाँ से मिला है।
कहाँ पिए थे? हम घर पे पिए थे। घर में पिए थे। कौन लाके दिया था आपको? बड़े भैया। बड़े भाई आपके, क्या नाम उनका? नहीं, बड़े लड़के, पापा के लड़का दिए थे। क्या नाम उनका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन। अभी वो फिलहाल नहीं है। वो शराब पी के मर गए? हाँ। क्या नाम हुआ? आलम अंसार है। कहाँ हुई है घटना? घटना ये रात में सर मछली मार रहे थे, और मछली मारने में तो कहाँ से दारू आया, क्या हुआ, अब वो सब वही जानते हैं। पीने के बाद ये सबका हालत गड़बड़ होने लगा, तब हम लोग पूछे क्या हुआ है, तो ऐसा बात है, तब हम लोगों को पता चला। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो वही है, मतलब तबियत खराब, एक का तो डेथ हो गया और दो का ये मतलब कि तबियत खराब हो गया। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर है। संतोष, ये कह रहे हैं कि शराब कहां से आई ये पता नहीं, लेकिन हमने पी थी। क्या पुलिस अब तक उस जगह पर नहीं पहुंच पाई है? छापेमारी को लेकर के अपडेट क्या है? इलाके में कैंप भी कर रही है और पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है कि अगर और कोई बीमार हो तो उसको लेकर के पुलिस के पास आए, उसका इलाज कराया जाएगा। तो अभी स्थिति चूंकि जो इस्लामुद्दीन था शराब वही लेकर के आया था, और भगवानपुर इलाके में भी शराब से 2-3 मौत की खबरें हैं, वहाँ भी कई लोग बीमार हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि सिवान के सटे हुए जो एरिया है वो छपरा और सिवान का बॉर्डर एरिया पड़ता है, चंद कदम के दूर पर सिवान का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये माना जा रहा है कि सिवान एरिया में लोगों ने कहीं से शराब खरीदी है, क्योंकि वो जो जहाँ पे घटना हुई काफी ग्रामीण इलाका, काफी पिछड़ा इलाका है और चंद मजदूर वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं। तो वो जिन लोग बीमार भी हैं, जिन लोगों ने शराब की, सभी मजदूर वर्ग के, राजमिस्त्री या फिर लेबर का काम करते हैं, वही लोग यहाँ पे आए हुए हैं 3 लोग। और जिन लोगों के मरने की बात भगवानपुर हाट में की जा रही है वो लोग उसी तबके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला अब जांच के तहत कहाँ से शराब आई थी, उस शराब चलिए, बिल्कुल इस पर नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। छपरा के मसरख थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में एक बार फिर शराब कांड की बू आ रही है। वहां से 2 पेशेंट्स को सदर अस्पताल लाया गया। मैं दिखाना चाहूँगा कि यही 2 पेशेंट हैं, मुमताज और शमशाद। दोनों जो पेशेंट्स थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शराब हम गए नहीं थे, घर पे ही पिए थे। कौन लाया? भाई लोग दिए थे हमको पीने के लिए। तो जो दिया वो कहाँ है? वो अब नहीं है। सुबह होते होते मैं इंजेक्शन भी लिया, तो फिर गैस बन गया होगा पेट में, और सुबह फिर मैं कौन पिया था मैंने शराब? एक बगल में है, एक हम है, शमशाद, मुमताज और इस्लामुद्दीन। मुमताज है जिनके आंख से दिखाई नहीं दे रहा, जैसा कि बताया गया था कि एक छोटी सी पार्टी की गई थी, इनके द्वारा मछली पार्टी की गई थी। उनके फादर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया कैसे क्या खिले रहे लोग जब दारू पीले वो क्या खिले रहे? मछली मार रहे रात में मछली मरले वाला। हाँ, ओकरा मछली खिले वाला, मछली खैले वाले आप सब कार्यक्रम पहले वाले। के पिता है आलम अंसारी, जिनका कहना है कि मछली पार्टी की गई थी, उसी में शराब लाया गया था, शराब पी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिवान के भगवानपुर इलाके में भी 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। छपरा में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर। एक बार फिर दिखाना चाहिए, देखिए पूरी डॉक्टरों की टीम जो है मरीजों के इलाज में लगी हुई है, और जो मरीज है उनको उचित ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने अस्पताल को पूरा अलर्ट कर दिया है, ताकि अन्य भी अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनकी इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18। सिवान से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौत की जांच में सिवान की पुलिस जुटी हुई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के 2 गांव मघड़ी और 22 कट्ठा गांव की यह घटना सामने आई है। शराब पीने से मौत की आशंका है। मृत्युंजय कुमार सिवान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, जो शराब पीने की बात अब सिवान में भी सामने आई है, मौत यहां भी हुई है, अभी अपडेट आपके पास क्या है, कोई पुष्टि हो पाई है? ये देखिए, भगवानपुर थाना क्षेत्र के 2 गांव है, मघड़ी और 22 कट्ठा गांव, जहां पे 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, जिनका पोस्टमार्टम के लिए 100 को सिवान अस्पताल लाया जा रहा है। जैसे ही 2 लोगों की मौत की सूचना मिली, सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी गांव में पहुंच पूरे मामले की जांच करें कि आखिर मौत की वजह क्या रहा है। खुद से जो अधिकारी है सिवान के डीएम और एसपी वहां पहुंच चुके हैं और मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं 2 लोगों की जो मौत हुई है उनके परिजन से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर 2 लोगों की मौत कैसे हुई है, या क्या शराब पी रखी थी या कोई और अन्य कारण है। फिलहाल जो सिवान के अधिकारी है हर एंगल से जांच कर रहे हैं कि क्या जहरीली शराब से इनकी मौत हुई है या तबियत खराब होने से मौत हुई है। अभी जो आधिकारिक तौर पे बात किया जाए तो अभी जिला प्रशासन कुछ नहीं बता पा रहा है कि आखिर किस वजह से मौत हुई है। लेकिन चलिए, बिल्कुल मृत्युंजय, नजर बना करके रखिए, खबर पर अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज अंसारी। तो देखिए,
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इन चारों विधानसभा की जो सीट है जिस पर उपचुनाव किए जाने हैं और उसको लेकर के लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है, क्योंकि 25 में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले इन 4 सीटों का समीकरण क्या बनता बिगड़ता है, इस पर भी राजनीतिक दलों की नजर है। इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की ताकत की असली परीक्षा होगी, क्योंकि 4 में से 3 सीट आरजेडी के पास थी। एनडीए गठबंधन भी इस चुनाव में जीत हासिल कर तेजस्वी और पीके को उनकी ताकत का एहसास कराना चाहता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में ये टेस्ट की तैयारी है। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में 4 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की ताकत की असली परीक्षा होगी, क्योंकि 4 में से 3 सीट आरजेडी के पास थी। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो उसके पास भी बाकी सिंधमारी करने का एक मौका जरूर है। तो 4 सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इसे लेकर पार्टियों ने सियासी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। जनसुराज ने 4 सीट पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा करके राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। महागठबंधन के सामने अपनी 3 सीट बचाने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ एनडीए अपनी 1 सीट बचाने के साथ साथ महागठबंधन में सिंध लगाने की कोशिश करेगी। इसी के साथ हाल ही में लॉन्च हुई जनसुराज के दावों की भी परीक्षा इस उपचुनाव में हो जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है और लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जो विधायक थे उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद वो 4 सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 13 नवंबर को वहां पे चुनाव होना और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। जाहिर सी बात है 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले इस चारों उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि जिसे भी जीत मिलेगी, जिसे भी हार मिलेगी, उसका फायदा या नुकसान उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। क्योंकि जीतने वाले गठबंधन एक उत्साह से जाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में और जिसे हार मिलेगी उसे बहुत कुछ तैयारी करनी होगी। जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी भी उतर गई। उसने भी ऐलान किया कि चारों सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार भी उतरेंगे। तो जाहिर सी बात है इस बार चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है और बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तो अब सारी निगाह टिक गई है 13 नवंबर को जब चुनाव होगा और 23 नवंबर को इसका परिणाम क्या आता है, इस पर निगाह टिके रहेंगी, जिसे माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ये सेमीफाइनल मैच कौन जीतता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले ये टेस्ट माना जा रहा है। उपचुनाव महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और एनडीए के लिए फाइनल मुकाबले से पहले बढ़त बनाने का मौका भी। तो देखिए, पूरी कोशिश की जाएगी कि इस टेस्ट को कैसे ये पार्टियां पास कर पाए। और बता दें कि 4 में से 3 सीट अभी महागठबंधन के हिस्से थी, जबकि गया की इमामगंज सीट की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी की यह सीट थी। एनडीए के पास इमामगंज सीट ही बचाने की चुनौती है। और देखिए, एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के पास खोने को कुछ ज्यादा नहीं है। महागठबंधन के लिए 3 सीट बचाने की चुनौती है। हारने पर महागठबंधन के कमजोर होने का एक मैसेज जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए झटका होगा। 4 सीट का उपचुनाव सभी दलों के लिए निर्णायक है। तो देखिए, 4 सीट पर उपचुनाव जनसुराज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या चुनौती है। तो बड़े दावे के साथ जनसुराज की लॉन्चिंग हुई थी। बिहार की सियासत में बड़े बदलाव का दावा किया गया था। सीट जीतने या अच्छा वोट मिलने पर हौसला बढ़ेगा, हारने पर चुनाव में जनसुराज का मनोबल गिरेगा। तो देखिए, ये फैक्टर्स अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए है और राजनीतिक दल चाहेंगे कि किस तरीके से इस सेमीफाइनल को हम पार कर पाए और एक बेहतर मैसेज जो है वो दे पाए। और देखिए, बढ़ेंगे आगे।
तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा की 4 सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव के इस दावे पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया दी है। राजीव रंजन ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा उपचुनाव में भी एनडीए की जीत होगी। तेजस्वी जी उम्र का हवाला देते हैं, खुद तो उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन 2 दिन चले नहीं कि थकान मिटाने के लिए दुबई जाना पड़ गया। ऐसे पलायनवादी नेताओं की जुबान जितनी भी तीखी हो, जनता ऐसे नेताओं के चरित्र को पहचानती है और लोकसभा चुनाव की हार तो अभी वो भूले नहीं है। एक बार फिर बिहार के 4 विधानसभा सीटों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, फिर से एक बड़े अंतर से उन्हें और उनके साथियों को हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग के सीएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिहार के 5 डीईओ पर कार्रवाई की गई है। समय पर वेतन मानदेय नहीं देने का इनके ऊपर आरोप था। 5 जिले के डीईओ पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। महीने के पहले सप्ताह में भुगतान करना था। पटना, बांका, जमुई, सहरसा, सिवान में यह एक्शन देखने को मिला है। डीईओ पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। तो डीईओ पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा, 5 ऐसे डीईओ जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा विभाग के एसीएस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। रजनीश, 5 डीईओ जब कार्रवाई के लिए अब तैयार रहेंगे, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, मैं वीसी के माध्यम से जो है जब समीक्षा की है इन्होंने एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, तो उसके बाद कई जिले जो हैं वो उनकी रिपोर्ट जो है सामने आई है। यानी पटना के साथ साथ बांका, जमुई, सहरसा, सिवान, ये 5 जिले हैं जहां के डीईओ पर जो है सीधे आरोप लगा है कि इन्होंने हर महीने के जो है प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान या फिर मानदेय का भुगतान नहीं किया है, जिसकी वजह से कई कर्मियों की शिकायत मिली है और वेतन समय पर नहीं मिला। जिसके बाद एसीएस ने आदेश दे दिया है और अपर सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं उन्होंने विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। यानी अब 5 जिले के जो डीईओ हैं वो कार्रवाई की जद में आ गए हैं और जल्द ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। एसीएस ने साफ कहा है कि हर महीने के प्रथम सप्ताह में चाहे वेतन हो या फिर मानदेय का भुगतान होना है, जिसमें लापरवाही बरती गई है ऐसे में ये कार्रवाई होगी। राहुल, चलिए शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए 5 डीईओ जिन पर अब विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। लंबी रोक के बाद आज से बिहार में बालू खनन का काम शुरू हो रहा है। इस पर खनन विभाग की पैनी नजर रहेगी ताकि अवैध बालू खनन को रोका जा सके। बिहार सरकार के नए खनिज नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। आज से बालू खनन का काम शुरू हो जाएगा और अवैध बालू खनन को रोकने के लिए बिहार सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं और उसके बाद आज से बालू खनन का कार्य जब शुरू होगा तो उसका कितना असर होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सरकार ने तय किया है कि अब तक जो बालू खनन में अवैध बालू खनन होता था, जिसकी वजह से न सिर्फ राजस्व का हानि होता था बल्कि कई सारी समस्याएं खड़ी होती थी, उसे रोकने के लिए बिहार सरकार ने नए खनिज नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। और आज से जब बालू खनन होगा तो उसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि भाई सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं उसका कितना असर होता है। अब जो भी खनन करने वाली गाड़ियां होगी वो जीपीएस युक्त होगी, यानी कि कौन गाड़ी बालू निकाल के कहां जा रहा है उसकी पूरी जानकारी होगी और उसका रंग भी खास रंग होगा। एक रंग दिया जाएगा जिससे पहचान होगी कि भाई बालू खनन के लिए इस गाड़ी का उपयोग हो रहा है और उन पर तय शब्द लिखना भी अनिवार्य होगा जो सरकार की तरफ से तय किए गए हैं। जीपीएस नहीं होने पर ट्रैक्टर को 20,000 और अन्य बड़े वाहनों को 1 लाख तक जुर्माना देना होगा। यानी कि अगर आप जीपीएस गाड़ी में नहीं लगाते हैं तो आपको इतनी राशि जुर्माने के तौर पर देनी होगी। साथ ही गीला बालू ढोने पर ट्रैक्टर को 5,000 और बड़े वाहनों को 25,000 जुर्माना देना होगा। यही जुर्माना बिना ढके बालू ढोने पर भी देना होगा। तो तमाम ये तैयारियों के बाद ये भी है कि साइन बोर्ड भी नहीं लगाने पर, पानी नहीं छिड़काव करने पर, तमाम तरह के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आज से बालू खनन शुरू होने के बाद सरकार के इस कड़े नियम के बाद
क्या कुछ असर होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।